अब हम बात करते हैं बौद्ध धर्म में दर्शन की। बौद्ध धर्म की फिलोसफी क्या कहती है, वो चीज़ों को जानने का हम प्रयास करेंगे। बौद्ध धर्म की फिलोसफी सबसे पहले आता है आपका अनीश्वरवाद। अनीश्वरवाद का मतलब है कि बौद्ध धर्म के जो लोग थे वो ईश्वरीय सत्ता में विश्वास नहीं रखते थे। ठीक है, ईश्वरीय सत्ता में विश्वास नहीं, तो ये ईश्वरीय सत्ता में कोई विश्वास नहीं रखते थे। बौद्ध धर्म का मानना था कि भाई जो भी कोई भी जो है ना डिवाइन अथॉरिटी नहीं है जो इस पूरी दुनिया को कंट्रोल करती है, ऐसा इनका मानना था। दूसरा फिलोसफी थी इनकी शून्यतावाद, जिसको बोलते हैं शून्यतावाद। ठीक है, शून्यतावाद का मतलब है कि समस्त वस्तुएं, संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं वे सब सत्ताहीन हैं। तो संसार की समस्त वस्तुएं सत्ताहीन हैं, ऐसा इनका मानना था। संसार की समस्त वस्तुएं सत्ताहीन हैं, ऐसा बौद्ध धर्म की फिलॉसफी कहती है। ठीक है, तो सब वस्तुएं सत्ताहीन हैं। इन्होंने आत्मचेतना पर बल दिया है, जिसको ये अनात्मवाद कहते हैं। तो थर्ड आता है आपका अनात्मवाद। अनात्मवाद का मतलब है कि इसका मतलब है कि आत्मचेतना पर बल देना, आत्मचेतना पर बल देना। ठीक है, ये इनकी फिलोसफिकल थ्योरी है, आत्मचेतना पर बल देना। उसके आगे आता इनका जो है अक्षणिकवाद। अक्षणिकवाद, जिसका मीनिंग है कि कोई भी वस्तु स्थिर नहीं है। इसका मतलब है कोई भी वस्तु स्थिर नहीं है। तो ये दर्शन है बुद्धिज्म का, कोई भी वस्तु स्थिर नहीं है। तो ये फिलॉसफी है, दर्शन है बुद्धिज्म का। अब हम आगे चलते हैं, बात करते हैं बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में। अब हम बुद्धिस्ट काउंसिल यानी बौद्ध संगीतिया जो हैं उनके बारे में विचार विमर्श कर लेते हैं थोड़ा। चलो आगे चलते हैं, आगे हम पढ़ते हैं बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में। बुद्धिस्ट काउंसिल क्या कहती है वो हम जानने का अभी प्रयास करेंगे। तो अब हम चलते हैं बुद्धिस्ट काउंसिल। बुद्धिस्ट काउंसिल यानी बौद्ध संगीतियां, कुल मिलाकर 4 बौद्ध संगीतियां हुई हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं हम फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल। पहला आता है फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, यानी प्रथम बौद्ध संगीति। देखो, बौद्ध संगीति काउंसिल क्या होती है, एक सभा होती है, एक धार्मिक सभा, जिसमें धर्म के बारे में चर्चा होती है, क्या क्या चीज़ें हमें इसमें हटानी चाहिए, क्या क्या रखनी चाहिए, ये सारी बातें बुद्धिस्ट काउंसिल में बताई जाती हैं। तो जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल है आपका, वो पहली जो हुई थी वो राजगृह में हुई थी। राजगृह, राजगृह क्या थी? राजगृह आपकी कैपिटल सिटी ऑफ मगध स्टेट थी, मगध स्टेट की राजधानी थी। अगर हम समय की बात करें तो 483 BC में पहली आपकी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। ठीक है, इस समय मगध के जो किंग थे, जो सम्राट थे मगध के, मगध एम्पायर के, वो अजात शत्रु थे। तो ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है किसके शासनकाल में हुई, किसका टाइम पीरियड था। तो अजात शत्रु थे उस टाइम पे। ठीक है, और इसके जो अध्यक्षता जो की थी, यानी प्रिसाइडेड जिन्होंने किया था, तो प्रिसाइडेड बाय जो है महाकश्यप। महाकश्यप, ये आपको ध्यान रखना है। तो पहली जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी वो ध्यान रखना है राजगृह में हुई, 483 ईसा पूर्व यानी 483 BC। और जो शासनकाल था वो आपका अजात शत्रु जो आपके थे उनका था।
और प्रिसाइडेड बाय महाकश्यप, यानी महाकश्यप की अध्यक्षता में। अगर हम बात करें सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल की, अब हम सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल पे चलते हैं। जो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल है, धार्मिक सभा का आयोजन माना जाता है, ये एक तरीके से धार्मिक सभा होती है, ठीक है। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल, तो जो आपकी द्वितीय बौद्ध संगीति है वो 383 पूरे जो है 100 वर्ष बाद हुई। तो ये हुई कहाँ पे थी? ये वैशाली में हुई, वैशाली में हुई 383 BC, ठीक है। और इस समय जो है कालाशोक का शासनकाल था। कालाशोक जो है शिशुनाग वंश के जो राजा थे, ठीक है, शिशुनाग के पुत्र थे कालाशोक, इनके कार्यकाल में आपकी हुई। तो ये हुई कालाशोक के कार्यकाल में, ठीक है। कालाशोक जो शासक थे शिशुनाग वंश के, उनके कार्यकाल में हुई थी द्वितीय बौद्ध संगीति। अगर बात करें अध्यक्षता किसकी थी, तो प्रिसाइडेड बाय मोगलीपुत्तिस लिख देता हूं, मोगलीपुत्तिस। तो मोगलीपुत्तिस की अध्यक्षता में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। अब हम आगे चलते हैं। द्वितीय बौद्ध संगीति के बाद जो आती है आपकी थर्ड आती है तृतीय बौद्ध संगीति, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल। इसके बारे में भी देख लेते हैं थोड़ा सा। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल ये हुई थी आपकी पाटलिपुत्र के अंदर। पाटलिपुत्र जो कैपिटल सिटी ऑफ मगध स्टेट थी आपकी, पाटलिपुत्रा में हुई थी। समय जो था यहाँ पे 250 BC था, यानी 250 ईसा पूर्व में ये इसका आयोजन किया गया था। अगर हम 250 में शासन देखें या रूलर कौन था मगध स्टेट का, तो वो थे किंग अशोका। तो किंग अशोका उस टाइम रूल कर रहे थे, तो इनके शासनकाल में ये हुई है। ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में कौन सी बौद्ध संगीति का आयोजन किया, तो थर्ड बौद्ध संगीति का आयोजन अशोक के शासनकाल में किया गया। तो ये भी आपके मोगलीपुत्तिस थे, मोगलीपुत्तिस, ठीक है, मोगलीपुत्तिस। वो मैंने जो सेकंड बताया, वो सेकंड वाली में जो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल है, यहाँ लिख देता हूँ, जो सेकंड वाली थी, सेकंड वाली में जो प्रिसाइडेड किया था, अध्यक्ष थे, वो आपके साबक मीर थे। ये ध्यान रखना आपको, मैंने मोगलीपुत्तिस लिख दिया वहाँ पे, वो साबक मीर थे। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, साबक मीर। मोगलीपुत्तिस जो थे वो थर्ड के माने जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ पे हुई? पाटलिपुत्र में, अशोक के शासनकाल में 250 BC ईसा पूर्व में, और प्रिसाइडेड बाय द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल मोगलीपुत्तिस। तो ये आपको ध्यान रखना है। चौथी जो हुई थी, फोर्थ में ही लिख देता हूँ, फोर्थ जो हुई थी आपकी फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। तो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल की अगर हम बात करें तो ये हुई थी कनिष्क के शासनकाल में। ये आपको ध्यान रखना है, कनिष्क का, ठीक है। अब कनिष्क शासक कब थे वो हम आगे पढ़ेंगे। कनिष्क शासक कब थे? कनिष्क जो थे ईसा की प्रथम शताब्दी जब चल रही थी, यानी अब एडी में बातें आती हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब ये एग्जैक्ट डेट पता नहीं है किसी को, लेकिन ये ईसा की फर्स्ट सेंचुरी जो स्टार्ट हुई थी, तो ये लिख देंगे हम फर्स्ट सेंचुरी, ठीक है। अगर हम अध्यक्ष की बात करें तो प्रिसाइडेड बाय वशोमित्र, तो प्रिसाइडेड बाय वशोमित्र, ये आपको ध्यान रखना है। तो ईसा की प्रथम शताब्दी में वशोमित्र की अध्यक्षता में आपकी जो है चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई कनिष्क के शासनकाल में। कहाँ पे हुई ये भी पूछा जा सकता है, तो तब आपको जो है आंसर देना है कुंडलवन कश्मीर में। ये मैं लिख देता हूँ, कुंडलवन कश्मीर में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। ये आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट सेंचुरी में
कनिष्क के शासनकाल में। तो शासनकाल उस टाइम कनिष्क का था। जैसे ही चौथी बौद्ध संगीति हुई, बौद्ध धर्म जो है दो जो है भागों में विभाजित हो गया, दो पार्ट में। एक उसकी जो ब्रांच है हीनयान कहलाई और दूसरी ब्रांच उसकी महायान कहलाई। समझ में बात है। अब हीनयान और महायान हम समझ लेते हैं क्या है, ठीक है। तो हम समझने का प्रयास करते हैं हीनयान और महायान। ध्यान रहे, चौथी बौद्ध संगीति यानी फोर्थ जो बुद्धिस्ट काउंसिल है, उससे पहले इस हीनयान महायान नहीं था। बौद्ध धर्म में कोई जो है फुटाव नहीं था। लेकिन क्या है कि यहाँ पे दो शाखाएं नई निकल कर आई, हीनयान और महायान। दो जो है ब्रांचेज में डिवाइड हुआ आपका बौद्ध रिलीजन या बुद्धिज्म। तो अब हीनयान और महायान के बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। दो शाखाएं हैं आपकी, लिख देता हूं मैं, हीनयान और महायान। हीनयान और महायान, ये हीनयान ये महायान, लिख देता हूं हीनयान और महायान। क्या डिफरेंस है इन दोनों के अंदर, डिफरेंस हम जानने का प्रयास करेंगे। दोनों साइड से लिख देंगे, ठीक है। देखो, हीनयान वो समुदाय था जो भगवान बुद्ध हैं उनके आदर्शों को मानता था, ठीक है। महायान वो समुदाय था जो भगवान बुद्ध के स्टैचू की वर्शिप करते थे, यानी भगवान बुद्ध की मूर्ति की पूजा करते थे, ठीक है। तो ये क्या था, इनके आदर्शों को मानने वाले, ठीक है। यानी ये सपोर्ट करते थे बुद्धा आइडियोलॉजी को, यानी इनके जो आदर्श हैं उनको मानते थे। और ये सपोर्ट करते थे वर्शिप ऑन बुद्धा स्टैचू, यानी बुद्ध की मूर्ति की पूजा ये करते थे। ये आप बेसिक डिफरेंस है दोनों में। ये बुद्धा आइडियोलॉजी को मानते थे और ये बुद्धा की मूर्ति की पूजा करते थे। कुल मिलाकर ये लोग जो है मूर्ति पूजा के खिलाफ थे, लेकिन ये लोग मूर्ति पूजा करते थे। ये दो जो है ना डिफरेंस, ये जो है ना बेसिक डिफरेंस था इनमें। इन लोगों को जो है स्थाविर कहा गया और इन लोगों को महासंघिक कहा गया। ये ध्यान रखना है, महासंघिक, ठीक है। स्थाविर और महासंघिक, ये ध्यान रखना है दोनों के लिए, ठीक है। ये वाले लोग जो है महापुरुष यानी मैसेंजर ऑफ गॉड मानते थे, ठीक है। ये क्या मानते थे, मैसेंजर ऑफ गॉड यानी महापुरुष मानते थे, यानी भगवान बुद्ध को ये महापुरुष मानते थे और ये इनको गॉड यानी देवता मानते थे। ये फर्क था इनमें। तो ऐसे हीनयान और महायान दो शाखाओं में डिवाइड हुआ चौथी बौद्ध संगीति के बाद आपका बौद्धिज्म। अब हम आगे चलते हैं। अब इसमें क्या हुआ कि ऐसे धीरे धीरे जो है रिलीजन पनपता गया। एक बार पूरे भारत में फिर जो है ब्राह्मण धर्म का धीरे धीरे बोलबाला होना प्रारंभ हुआ। ब्राह्मण धर्म ने फिर दोबारा जो है पैर जमाए। तो एक नया 7वीं 8वीं यानी 7th और 8th सेंचुरी के करीब एक नया जो है इसमें एक नई शाखा बनी जिसका नाम था वज्रयान। वज्रयाना लगभग 17th and 18th सेंचुरी के करीब, ठीक है। था क्या वज्रयान? जो वज्रयान था ये अब जो है भगवान बुद्ध को जो है अलौकिक शक्तियों वाला पुरुष मानने लगे कि भाई जो है ना वो, और देवी तारा का अवतार मानने लगे इनको, ठीक है। और देवी तारा से इनको जोड़ दिया। तो क्या था कि इन्हें अलौकिक शक्तियों वाला या दैवीय शक्तियों वाला, अलौकिक शक्तियों वाला पुरुष मानने लगे भगवान बुद्ध को, ठीक है। और इन्होंने इसे देवी तारा के साथ जोड़ दिया, देवी तारा के साथ जोड़ दिया, ठीक है। और कहीं कहीं तो इनको जो है वैदिक धर्म में जो देवता हैं विष्णु, उनका अवतार भी बताने लगे। तो ये संप्रदाय क्या है, वज्रयान संप्रदाय आपका कहला गया। आपका जो चाइना और तिब्बत यानी तिब्बत है, ये यहाँ पे इसी शाखा को ज़्यादा माना जाता है, वज्रयान को। ये ध्यान रखना है आपको।
चीन व तिब्बत में वज्रयान शाखा को सबसे ज़्यादा माना जाता है। अब हम आगे चलते हैं, आगे आते हैं आपके बौद्ध के जो लिटरेचर हैं उनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। बुद्ध लिटरेचर क्या कहते हैं, कौन कौन से जो है ना बुद्ध लिटरेचर हैं उनके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। चलो आगे चलते हैं। अब हेडिंग डालते हैं बौद्ध लिटरेचर। बौद्ध लिटरेचर या बौद्ध साहित्य, बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य, अगर हम बौद्ध साहित्य की बात करें तो बौद्ध साहित्य में त्रिपिटक माने जाते हैं। त्रिपिटक यानी जो 3 पिटक हैं, वो 3 पिटक कौन कौन से थे आपके? सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, ये तीनों हैं। तो लिख देता हूं मैं, ठीक है। त्रिपिटक हैं और उनमें सबसे पहले आता है सुत्त पिटक, दूसरा है विनय पिटक और तीसरा है अभिधम पिटक। थर्ड माना जाता है अभिधम पिटक। ये बेसिक आधार है आपका सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। ये कहते क्या हैं, ठीक है। जो आपका सुत्त पिटक है, सुत्त पिटक जो स्क्रिप्चर बुद्धिज्म है, वो बुद्धिज्म के जो सिद्धांत हैं उनका उल्लेख करता है। तो मैं लिख देता हूं सिद्धांतों का उल्लेख। इसमें क्या है आपका? सिद्धांतों का उल्लेख, सिद्धांतों का उल्लेख। ये जो विनय पिटक है, इसमें आपके जो बुद्धिस्ट मॉन्क होते हैं, यानी जो बौद्ध भिक्षु होते हैं, उनके नियम और अनुशासन के बारे में उल्लेख किया गया है। तो इसमें हम लिख देंगे बौद्ध भिक्षुओं का अनुशासन इसमें बताया गया है। अगर आप बौद्ध भिक्षु बनते हैं तो आपको विनय पिटक पढ़ना जरूरी है, क्योंकि उसमें आपके अनुशासन के बारे में बताया जाएगा। तो बौद्ध भिक्षुओं का अनुशासन इसमें बताया जाएगा, ठीक है। विनय पिटक जितने भी मॉन्क्स होते हैं उनको रहना कैसे है, क्या रहन सहन है, किन चीज़ों को डिनाई करना है, किन को एक्सेप्ट करना है, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। फिर तीसरा जो स्क्रिप्चर है आपका, थर्ड स्क्रिप्चर अभिधम पिटक, ये कहता क्या है? ये कहता है कि जो बुद्ध के जो उपदेश हैं उनकी व्याख्या करता है, एक्सप्लेनेशन ऑफ बुद्धिस्ट थ्योरी जो है उनको करता है। तो ये उपदेशों की व्याख्या करता है, बुद्ध के उपदेशों की व्याख्या करता है, ठीक है। यानी एक्सप्लेनेशन ऑफ बुद्धिस्ट सरमन जिनको बोला जाता है, तो ये करता है। तो ये 3 त्रिपिटक हैं। अन्य भी बहुत सारे जो हैं आपके स्क्रिप्चर हैं बुद्धिज्म के अंदर, वो हम जानने का प्रयास करते हैं। तो अन्य जो ग्रंथ हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो हिस्ट्री की भी जानकारी देता है और हिस्टोरियन के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा बेस्ट स्क्रिप्चर माना जाता है जानकारी के लिए भी, ठीक है। तो सबसे पहले आता है आपका मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो, मिलिंद पन्हो ये स्क्रिप्चर है, उसी टाइम का लिखा गया है, ठीक है। मिलिंद पन्हो जो स्क्रिप्चर है, इसमें जो है आपका मिनांडर और नागसेन की आपस की जो बातचीत है उनका वर्णन किया गया है मिलिंद पन्हो में। ये भी आपका बौद्ध धर्म को समर्पित एक स्क्रिप्चर है। तो मिनांडर व नागसेन, इन दोनों की क्या है? वार्ता है। इसमें ऐसे लिख देता हूँ वार्ता। दोनों की जो आपस में जो वार्ता होती है, जो डिस्कशन होती है, वो मिलिंद पन्हो में दिया गया है। दूसरा जो आता है आपका, दूसरा है दीपवंश। दीपवंश, दीपवंश भी जो है आपका बौद्ध धर्म को समर्पित एक जो है ग्रंथ है। दीपवंश क्या डालता है? दीपवंश श्रीलंका के अंदर जो सिंघल द्वीप है, यानी सिंघल आइलैंड है, ठीक है, उसकी हिस्ट्री पर प्रकाश डालता है। तो लिख देता हूं मैं, ठीक है, सिंघल आइलैंड
श्रीलंका। ये सिंगल आइलैंड श्रीलंका, इसकी जो है ना हिस्ट्री बताता है, ठीक है। सिंगल द्वीप श्रीलंका की इतिहास को बताता है, उस पर थोड़ा इसने जो है ना प्रकाश डाला है, थोड़ा डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट आता है आपका महावंश। ये हिस्ट्री में जो है सबसे ज़्यादा जो है नॉलेज देने वाला जो है स्क्रिप्चर है, सबसे ज़्यादा जानकारी देता है ये ग्रंथ, ठीक है क्या वो मैं बता देता हूँ महावंश के बारे में। महावंश क्या करता है कि जो भी आपके मगध के जितने भी किंग हुए हैं, ठीक है, उनका क्रमबद्ध विवरण इसमें दिया गया है, लिख देता हूं। मगध राजाओं का क्रमबद्ध विवरण, मगध राजाओं का क्रमबद्ध विवरण, ये बौद्ध धर्म में बताया गया है, ठीक है। यानी जब से बौद्ध धर्म आया है तब से लेके आप बिंबिसारा से लेके लास्ट तक जितने भी रहे हैं, मगध का जो लास्ट राजा है वो बृहद्रथ माना जाता है, मौर्यन एम्पायर का, सॉरी। तो ये सारे राजाओं का विवरण इसमें दिया गया है। नेक्स्ट है आपका जातक कथाएं। फोर्थ है आपका जातक कथाएं, जातक स्टोरीज या जातक कथाएं। तो इसमें बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां बताई जाती हैं, बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां, ठीक है। ये जो जातक कथाएं हैं ये भी आपका 7th या 8th सेंचुरी में लिखा गया। इसमें भी जो है भगवान बुद्ध को जो है कहीं विष्णु और कहीं शिव और कहीं भगवान कृष्ण आदि बताया गया है। तो इसमें ये जो है आपका जो जातक कथाएं ग्रंथ है, ये जो है भगवान बुद्ध को कहीं ना कहीं जो है वैदिक जो देवता हैं उनसे जोड़ने का प्रयास करता है। आगे चलते हैं। 5th है महावस्तु। महावस्तु सबसे लास्ट में लिखा गया स्क्रिप्चर है, और ये जो महावस्तु है विनय पिटक से संबंधित है, यानी विनय पिटक का एक्सप्लेनेशन करता है ये। तो इसे मैं लिख देता हूँ विनय पिटक से संबंधित। तो ये आपके जो हैं बौद्ध धर्म से रिलेटेड कुछ स्क्रिप्चर्स हैं। तो ये ग्रंथ हैं, कुछ इनके बारे में जानकारी मैंने देने का प्रयास किया है। तो ये यहाँ पे बौद्ध धर्म आपका जो है समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है नेक्स्ट नई रिलीजन के साथ आपके साथ फिर से प्रस्तुत होंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।